नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HMD हिंदी कहानियां में। हमारी आज की कहानी है सबक। अम्मा, तुम मानोगी नहीं ना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो तुम बाहर निकल आई? अमितेश अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला। तो अम्मा बोली, बेटा मटके में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन महसूस होती है, इसलिए सोचा कि बाहर निकलकर थोड़ी ताजी हवा ही खा लूं। अम्मा तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? प्रियंका बाजार से आती ही होगी और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अमितेश अम्मा को लगभग घसीटते हुए उसकी कोठरी में वापस ले गया। बेचारी अम्मा वापस अपनी कोठरी में रखी चारपाई पर धम्म से पटक दी गई। अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी सुनीता जी आंखों से झरझर आंसू बहाती जा रही थी और लगातार शून्य में निहारती जा रही थी। चारपाई पर लेटे हुए अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में अमितेश का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के शिवानंद हॉस्पिटल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। ICU वार्ड के सामने परेशान अमितेश के पिता रमेश जी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी सुनीता जी भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी ICU वार्ड से जब डॉक्टर बाहर निकले तो रमेश जी उनके पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे अमितेश को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा था, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाओं का कुल मिलाकर 5 लाख का खर्च आएगा। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश जी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफी भागदौड़ करने के बाद भी केवल 2.5 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सका था। कितने परेशान हो गए थे अमितेश के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी दिव्या ने तुरंत दामाद जी को फोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देर किए बाकी के 2.5 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए थे। और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने अमितेश को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रमेश जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एक अच्छे कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन अमितेश ने बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की प्रियंका से शादी करना चाहता है। रूपवती थी और बोलने में हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन अमितेश के अम्मा बाबूजी को प्रियंका का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर प्रियंका के माता पिता ने भी इस विजातीय विवाह से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की एक भी ना सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू प्रियंका इतनी तेज तर्रार थी कि आए दिन घर में क्लेश करके रखती थी। अपने सास ससुर के साथ रहना उसे कतई गवारा नहीं था और कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद अमितेश अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उससे फोन नहीं किया जाता था। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। अब वे गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। सुनीता जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में ही रहने वाली अमितेश की बुआ मीरा को बुलाकर ले आई। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन जवाब में वह माँ पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी दिव्या को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वह बिना समय गवाए अपने पति के साथ उनके पास आ पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आप और देर नहीं करेंगे, हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से ही
अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले दबे बाबूजी अब उसका और एहसान लेना नहीं चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज में कहने लगे, दिव्या बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। तू आ गई है, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दिव्या ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उन्हें समय पर दवा और खाना देती, अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती। जब भी बाबूजी उसे यह सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए यह सब नहीं करते थे? अब मेरा वह फर्ज अदा करने का समय आया है, तो मुझे रोकिए मत। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ निढाल होकर लटक गया। यह दृश्य देखते ही सुनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और दिव्या अपने पिता के मृत शरीर पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी जिस बेटे को मिलने के लिए भी रमेश जी तरस गए थे, वह बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर लेश मात्र भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। बेटा बहू लोकचारी निभाकर वापस अपने घर को चले गए। सुनीता जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से ही रोजी रोटी और दवा का खर्चा निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने कंपाते हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर दिव्या अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए अक्सर आ जाती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उसकी बहन और जीजाजी का ही कब्जा ना हो जाए। इसलिए अमितेश अपनी पत्नी के साथ अपना सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली सुनीता जी तो इसी बात को सच मानकर मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सद्बुद्धि तो आई। लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही ना थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू प्रियंका ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी दिव्या ने इस बात से ऐतराज जताया तो उस पर भी अमितेश और प्रियंका ने मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और घर से चलता कर दिया। बेचारी सुनीता जी भी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का और विरोध कर सके। जब सर्दियों का समय आया तो हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण सुनीता जी और भी ज्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ता गया। एक दिन जब मीरा जी उनका हालचाल जानने के लिए घर आई तो अपनी भाभी सुनीता की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। अमितेश और प्रियंका अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठ गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते अमितेश का गला भर आया। इस पर प्रियंका बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। अमितेश और प्रियंका की बात सुनकर मीरा जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने की बात कर रहे हो तुम दोनों, यह नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दें। अपनी बुआ की बात सुनकर अमितेश सकपका गया और प्रियंका नाक सिकोड़ने लगी। लेकिन मीरा जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आई। इलाज पाकर सुनीता जी की हालत में सुधार आने लगा और वे काफी हद तक ठीक हो गईं। अपने अतीत में झांकती सुनीता जी एकाएक अपनी यादों से बाहर आ गईं। जब उन्हें मीरा जी ने आवाज लगाई, सुनीता भाभी, लो ये खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी लेनी है। ना दीदी, भूख ना है मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। मीरा जी बड़े प्यार से बोली, अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? क्या करना है दीदी, ठीक भी होकर? वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन अपने मन का क्या करूं, वो बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ? सुनीता जी कहने लगी, एक बात कहूँ आपको भाभी, यह बात दिमाग में तो कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सकी। क्या दीदी आपकी बात का भी कभी बुरा माना है? मैंने आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह कितने कितने दिन यहाँ झांकते भी नहीं,
तुम्हारी बहू प्रियंका तो अपने बच्चों को भी दादी के पास नहीं आने देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती। ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार रह गए थे। क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हालचाल जानने भी आए हो, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए। यह बात सुनते ही सुनीता जी को झटका सा लगा। फिर मीरा जी हल्के गुस्से में बोली, यह कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को ही भूल जाए। बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ ले और अपनी माँ की ही मौत की दुआ मांगे। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग थलग करके नहीं फेंक दिया। तो तुम क्यों सह रही हो यह सब भाभी? मीरा जी ने कहा तो सुनीता जी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी आखिर औलाद तो अपनी है, कितने लाड प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं। लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वे खोखले हो जाते हैं। तब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है और अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते, तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति ही क्यों न अपनानी पड़े। लेकिन उन्हें यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं है। मीरा जी की बातों ने सुनीता जी को अंदर तक झकझोर दिया। मीरा जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गईं। यूं तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, वह लगभग 65 साल की थी, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कहने को तो उनके 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में केवल मीरा जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर पड़ी हुई सुनीता जी की यह सब बातें सोचते सोचते आंख लग गई। नींद में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे सुनीता, तू मालकिन है इस घर की। इस घर की एक एक चीज तेरी बनाई हुई है। याद कर कितने चाव से सजाया था तूने इस घर को। रमेश जी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर में चलने फिरने भी नहीं दिया जाता। ताजी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। सुनीता जी बुदबुदाने लगी, दीदी ठीक कहती है सुनीता, जब कोई तुम्हारी कदर ना जाने तो तुम उसे अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं पाती है। रमेश जी बोले। इतने में सुनीता जी की नींद खुल गई और एकाएक वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वह ढूंढ रही थी वे तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वह सपना था, लेकिन उसके बाद सुनीता जी में बहुत बदलाव आया। अब वह समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कुछ कमजोरी जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सके। आज सुनीता जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गईं। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा अमितेश बोला, अम्मा आप बाहर क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो आवाज लगा देती। प्रियंका ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। ऐसा कहते हुए वह जैसे ही अम्मा की कलाई पकड़ के वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वह? और क्या हक है उसका? यह घर मेरा है और मेरी मर्जी। मैं जहाँ जाऊँ वह होती कौन है? मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाली अमितेश अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली सुनीता जी आज कड़क आवाज में बोल रही है। तभी अंदर से प्रियंका की आवाज आई, ये टीवी किसने चलाया इस समय? टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर एतराज होना चाहिए। सुनीता जी जोर से बोली और उनकी आवाज सुनकर प्रियंका तमतमाती हुई बाहर निकली। अम्मा, आप यहाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी की सहेलियां घर में आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए सुनीता जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गई। यह नजारा देखकर आज प्रियंका दंग रह गई थी कि अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? प्रियंका ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा।
अब अमितेश बेबसी भरी आवाज में बोला, माँ तुम अपने कमरे में जाओ ना, आपने सुना नहीं, यहाँ किटी पार्टी होने वाली है। देखो बेटा, भले ही तुम बीवी के गुलाम हो, लेकिन यह कतई मत भूलना कि यह घर मेरा है। सुनीता जी अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बजी। प्रियंका ने दरवाजा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब, आप उन्हें अंदर ले आओ, मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? अमितेश और प्रियंका चौंक कर बोले, अपनी वसीयत कराने के लिए। वसीयत पर क्यों? अमितेश एकदम से बोला, आपका इकलौता बेटा होने के नाते इन सब पर मेरा ही तो अधिकार है। सुनीता जी बोली, वाह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? प्रियंका ने कहा, माँ हम कर्तव्य निभा तो रहे हैं। तो सुनीता जी चुप ना रह पाई। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांक कर भी ना देखना वह जिंदा भी है या मर गई, उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो वह माँ ना हो, बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फर्ज निभाया है बेटा। लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ, फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से मैं यह घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूंगी और घर का बाकी का सारा हिस्सा किराए पर दे दूंगी, ताकि मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। इतना कहने की देर थी कि अमितेश और प्रियंका दोनों ही तुरंत आकर अम्मा के चरणों में बैठ गए। उस माँ के चरणों में जिससे बात किए हुए भी उन्हें ना जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसे तो मत कहिए अम्मा, हम कैसे रह सकते हैं उस कोठरी में? मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई ना कोई आता ही रहता है, और फिर प्रियंका की भी सहेलियां आती हैं। अब वह हम लोगों को कोठरी में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर आप यह भी तो सोचिए, हमारे साथ आपके 2 पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। अमितेश हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह क्या खूब कहा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, और अब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा। तो कलेजा मुंह को आने लगा। और कौन से पोते? वह जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते। मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? अब जो मैंने तय कर लिया सो कर लिया। मेरे जीते जी यह घर मैं किराए पर दूंगी, और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया था। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया, उस बहन से जिसने तुझे जीवन दान दिया था। बरसों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी, तब तेरी बहन और जीजा जी ने बिना देरी किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे, और तूने उसका यह सिला दिया। आज सुनीता जी अनवरत बोल रही थी और दोनों बेटा बहू सिर नीचा किए चुपचाप सुन रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोतों का चेहरा देखने को तरस गए थे, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे और कुछ नजर ही नहीं आता था। हमें माफ कर दो माँ, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे, लेकिन हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। प्रियंका हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहने को, वरना तुमने बेटा बहू होने का कोई फर्ज तो नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना था, केवल उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूंगी, और बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकते हो, लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इतनी बात सुनकर प्रियंका हैरानी से बोली, माँ सिर्फ 2 कमरे तो? सुनीता जी सख्ती से बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए। चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं देने वाली, और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। अपने ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए सुनीता जी भी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा था उनके बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में ही रह लेंगे,
ज्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को सही करवा लेंगे। अमितेश एकदम बोला तो उसकी बात को काटते हुए अम्मा आवाज ऊंची करके बोली, और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी। और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से जरा भी उपेक्षा मिली तो मैं कोई कड़ा फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूंगी। आज अम्मा का यह रूप देखकर प्रियंका की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फोन करके उसने किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में सुनीता जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पर दे दिया और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा दी, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनके बेटे बहू के पास और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबूजी की संभाल की थी। लेकिन इस वसीयत की भनक भी उन्होंने अभी अपने बेटे और बहू को नहीं लगने दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद।